Riti Saman. Today I will teach you your democracy chapters remaining part. We start the history of the democracy. डेमोक्रेसी की हिस्ट्री क्या थी, मतलब कहाँ से हमारी डेमोक्रेसी जो है वो स्टार्ट हुई थी। उसी में आपका नेक्स्ट टॉपिक है द रेनेसेंस। बच्चों, ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी यानी कि 14वीं शताब्दी के आसपास जो है जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन थी, जो पश्चिमी सभ्यता थी, इट मीन्स यूरोपियन जो सभ्यता थी, उसमें काफ़ी बदलाव आ रहे थे। देयर आर सो मैनी चेंजेस। और जो हिस्टोरियंस थे, जो इतिहासकार थे, उन्होंने इसको रेनेसेंस का नाम दिया था। रेनेसेंस क्या होता है बच्चों? रेनेसेंस होता है जब आर्ट और कल्चर में बदलाव आया, जो है आर्ट और कल्चर जो है वो मॉडर्न ट्रेडिशन की तरफ जो है चल पड़ा, उसको ही रेनेसेंस का नाम दिया। इट मीन्स रीबर्थ। रीबर्थ यानी कि दोबारा से जन्म होना, यानी उसका जो उसका ओल्ड जो लुक था वो चेंज होकर के उसमें न्यू जो है वो जुड़ा। 1400 जो रेनेसेंस का जो बिगनिंग है वो बिगनिंग है आपकी 1453 से लेकर के, जब से ग्रीक और रोमन जो है लर्नर ये बताते हैं कि वेस्ट वर्ल्ड में ये बहुत ज़्यादा फैला था। देयर वाज डेवलपमेंट इन एजुकेशन। उस समय क्या क्या हुआ रेनेसेंस में, मतलब क्या क्या बदलाव हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, उसमें आपका हुआ डेवलपमेंट इन एजुकेशन। एजुकेशन में डेवलपमेंट हुआ, साइंस, कल्चर, जो पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा फैल गई, लीडिंग टू द बर्थ ऑफ द सिटी स्टेट। और बहुत सारे स्टेट जो थे वो सिटी स्टेट के रूप में उभर करके आए, जैसे आपकी सिटी थी वेनिस, फ्लोरेंस और लुका इन इटली। द प्रोविंसेस बोस्टेड ऑफ रिपब्लिकन फॉर्म गवर्नमेंट विच हैज़ कंट्रोल्ड बाय द गिल्ड ऑफ मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। और जो स्टेट, प्रोविंसेस मतलब होता है स्टेट, जो स्टेट उस समय तक रिपब्लिकन थे उनमें भी जो है क्या हुआ, वो गवर्नमेंट की, मतलब रिपब्लिकन गवर्नमेंट की फॉर्म की तरफ वो बढ़ने लगे। इलेक्शन वर हेल्ड टू अपॉइंट्स लीडर फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। अब जो है क्या होने लगा बच्चों कि इलेक्शन होने लगे। पहला जो मोनार्कियल जो सिस्टम था वो ख़त्म हो गया और इलेक्शन जो है वो वहाँ पर होने लगे। 1628 में पिटीशन ऑफ राइट्स चेक्ड द पावर ऑफ द किंग फर्दर। अब वहाँ पर क्या स्थिति थी बच्चों कि जो राजा थे उनकी जो पावर्स थी उसको जो है लिमिट कर दिया गया। उनको जो है कुछ लीडर्स उन्होंने और नियुक्त किए जो राजा की पावर्स जो थी उनको वो चेक किया करते थे, देखा करते थे। It ensured that the king needed to take permission of the parliament before imposing any tax. इसका मतलब था कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में उस समय अगर राजा को कोई टैक्स लगाना है तो उसको पहले पार्लियामेंट में जो मेंबर्स हैं उनसे क्या लेना होता था, उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। इट मीन्स ये हुआ, इन शॉर्ट में हम ये देख सकते हैं कि रेनेसेंस में डेवलपमेंट हुआ, पॉलिटिकल में, पॉलिटिकल इरा में, आपका जो है एजुकेशन में, साइंस में, एक तरह से पूरा जो है बदलाव हुआ। जो पहला जो मतलब जो कल्चर था, पहली जो स्थिति थी उससे काफ़ी बदलाव उसमें हो गया। द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोरियस रिवोल्यूशन। ग्लोरियस रिवोल्यूशन है यानी कि एक गौरवपूर्ण क्रांति। द ग्लोरियस रेवोल्यूशन और द ब्लडलेस रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1688। ग्लोरियस किस लिए कहा? क्योंकि उसमें किसी की भी डेथ नहीं हुई, किसी की भी मृत्यु उसमें नहीं हुई, इसीलिए इस क्रांति को ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा गया। क्योंकि आपने देखा है कि जितनी भी क्रांति हुई है देश में, विदेशों में, जितने भी रेवोल्यूशन हुए हैं उनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, बहुत ज़्यादा मैसेकर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फाइट होती है। लेकिन ये एक ऐसी क्रांति थी जिसमें किसी की भी हत्या नहीं हुई थी और ये आपकी हुई थी 1688 में। किंग जेम्स सेकंड जो थे वो उस समय इंग्लैंड के राजा थे, उनको क्या किया, उनको ओवरथ्रोन कर दिया गया, यानी कि उनको गद्दी से उतार दिया गया और मॉडर्न इंग्लिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वहाँ पर जो है स्टार्ट हो गई इंग्लैंड में। द बिल ऑफ राइट्स वाज साइंड इन 1689। और बिल ऑफ राइट्स, जैसे हमारे यहाँ जो राइट्स हैं है ना, यूनिवर्सल राइट्स है, मतलब और भी जो राइट्स हैं हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं, उसी तरह वहाँ पर एक क्या किया गया, एक बिल ऑफ राइट्स जो है वहाँ पर लाया गया।
इससे क्या हुआ, इट पुट एन एंड टू द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द किंग। इसमें राजा की जो शक्ति थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। और इसके बाद वहाँ पर क्या हुआ, गेव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और इसके द्वारा बिल ऑफ राइट के द्वारा लोगों को अपनी स्पीच देने का, यानी कि वो कहीं पर भी अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते थे और अपनी भावनाओं को वो एक सामूहिक रूप से व्यक्त कर सकते थे। तो ये उनको जो है अधिकार मिल गया बिल ऑफ राइट्स के जरिए। एंड मेड द किंग अकाउंटेबल टू एन इलेक्टेड बॉडी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। अब राजा जो था, राजा ऐसा नहीं था कि राजा जो है अपनी मर्जी से इंग्लैंड में शासन कर सकता था, नहीं, उसे पहले पार्लियामेंट की अनुमति लेनी होती थी कोई भी वर्क करने के लिए, और वो एक पार्लियामेंट्री बॉडी बन गया था, यानी कि पार्लियामेंट से सजेस्ट करके ही उसे आगे वर्क जो है करना था। ये सब कहाँ पर हुआ बच्चों, ये हुआ इंग्लैंड में। नेक्स्ट टॉपिक इज द अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वार। अमेरिका में भी क्या हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, यानी कि क्रांति। आपने देखा कि जो भी अगर एक मान लिया हमको मोनार्कियल जो सिस्टम है वो चेंज करना है, कोई भी सिस्टम में अगर हमें चेंज करना होता है तो उसके लिए कोई ना कोई क्रांति जो है, रेवोल्यूशन जो है वो होता है। ऐसा ही हुआ आपका अमेरिका में। द अमेरिकन रेवोल्यूशन वार आल्सो नोन एज द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये भी ऐसी है जैसी भारत ने जब अंग्रेज़ों से आज़ादी प्राप्त की थी, उसी प्रकार अमेरिका की ये जो रेवोल्यूशन वार है ये भी एक इंडिपेंडेंस वार के रूप में देखी जाती है। वाज फाउट, और ये कब लड़ी गई, ये लड़ी गई आपकी 1775 से 1783 तक। किस किस के बीच में, अमेरिका और ब्रिटिश क्राउन के बीच में। अब ब्रिटिश क्राउन आप जानते हैं ना, यानी कि जिन लोगों ने भारत पर शासन किया, इंग्लैंड के जो रहने वाले थे, ब्रिटिश जो थे, जिन्होंने भारत पर शासन किया, उनका ही जो शासन था वो अमेरिका पर भी था। अमेरिका को भी उन्होंने अपनी कॉलोनी बना रखी थी, यानी कि अपना उपनिवेश बना रखा था, वहाँ पर भी वो अपना शासन करते थे। वहाँ पर लड़ाई हुई, इंडिपेंडेंस वार हुई, वो आपकी हुई 1775 से 1783 तक। और इसके बाद जो है वहाँ पर एक वहाँ का जो साउदर्न मोस्ट कॉलोनीज थी वो क्या हो गई, वो इंडिपेंडेंस हो गई। एज वेल एज स्पेशली सेटल्ड टेरिटरीज टू वेस्ट ऑफ द मिसिसिपी रिवर्स विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। इट आल्सो लेड द राइटिंग ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस विच इज ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। और ये जो युद्ध था, ये जो वार थी 1775 से लेकर के 1783 तक, ये एक अमेरिका की हिस्ट्री में एक लैंडमार्क माना जाता है, क्योंकि इसी के ज़रिए वहाँ पर जो है आज़ादी अमेरिका को ब्रिटिश क्राउन से मिल गई थी। अमेरिका बिकम ए फेडरल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ पावर एंड अडॉप्टेड ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1789। अब जो अमेरिका था वहाँ पर भी क्या हो गया था, जैसे भारत में हुआ था वैसे ही अमेरिका अब जो है, अमेरिका पहले ही अमेरिका को आज़ादी प्राप्त हो गई। अमेरिका में वार हुई, वार के बाद वहाँ पर उनका अपना जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फर्दर जो है उनकी सरकार जो है वो डेमोक्रेसी के अनुरूप जो है चलने लगी। यह पहली कंट्री थी जिसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना 1792 सीई के आसपास जो है। द बिल ऑफ राइट वहाँ पर पास किया गया। इट हैड प्रोविजन फॉर एन इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड आल्सो गारंटीड द सिटीजन सर्टेन राइट्स अंडर द लॉ। और इसी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ पर अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, उस कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान बनने के बाद वहाँ पर जो है वहाँ के लोगों को अधिकार मिले जैसे भारत में मिले थे। इसी तरह से जो आपका अमेरिका जो था वो इस प्रकार ब्रिटिश क्राउन से उसको आज़ादी मिल गई, और वहाँ पर भी वो एक अपनी जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलने लगा। अब उस पर किसी का कोई भी दबाव भी नहीं था, कोई भी दूसरा शासन वहाँ पर नहीं कर रहा था। अब आपका आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है बच्चों शुरू हुआ था 1789 और से लेकर के 1799 तक। वाज द इवेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ द बर्बन मोनार्की। वहाँ पर बर्बन डायनेस्टी थी, वंश का वहाँ पर क्या था, बर्बन जो वंशावली थी, वंश के जो राजा थे उनका ही वहाँ पर शासन चला करता था। मोनार्की क्या होती है बच्चों, राजा जब अपनी मर्जी से शासन चलाता है,
ठीक है। पहले राजा बना, फिर उसके बाद उसका जो युवराज है, उसका जो बेटा है वो राजा बनेगा, फिर उसका बेटा। इस तरह से जो शासन व्यवस्था चलती है राजा के द्वारा, उसको ही हम मोनार्की कहते हैं। द कॉमन पीपल ओवरथ्रू द 1000 years ओल्ड मोनार्कियल सिस्टम ऑफ फ्रांस। अब यहाँ पर जो सामान्य जो लोग थे, जो आम आदमी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी रेवोल्यूशन किया, क्रांति की, जिसके फलस्वरूप जो है जो हजारों 1000 years का जो मोनार्कियल सिस्टम था फ्रांस में, वो उखाड़ फेंका गया। दे एस्टेब्लिश्ड ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम, और वहाँ पर उन्होंने एक डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक सरकार जो है वहाँ पर उन्होंने बनाई। इन फ्रांस पीपल वर डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। जो फ्रांस में जो लोग थे बच्चों, वहाँ पर वो 3 स्टेट में बटे हुए थे। जैसे हमारे यहाँ पर कास्ट होती है ना, वैसे ही वहाँ पर जो है लोग जो है 3 स्टेट में थे। फर्स्ट स्टेट वहाँ का था क्लर्की, सेकंड स्टेट था नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट था कॉमन पीपल। फर्स्ट स्टेट में क्लर्की कौन थे बेटा, ये जो फादर्स होते थे चर्च के, वो इसमें आते थे, और ये काफ़ी धन संपन्न थे, इनके पास बहुत सारा पैसा हुआ करता था, बहुत सारी ज़मीन इनके पास थी। और सेकंड में आते थे नोबिलिटी। नोबिलिटी मीन्स साहूकार, जो साहूकार हुआ करते थे, इनके पास भी, ये भी काफ़ी धन संपन्न व्यक्ति होते थे, और इनके पास भी काफ़ी मात्रा में पैसा हुआ करता था। और जो थर्ड स्टेट था वो था आपका कॉमन पीपल। कॉमन पीपल में आपके सभी आ जाते हैं, पीजेंट्स, वर्कर्स, जो भी आम आदमी हैं वो आपके सब किस में आ जाते हैं, थर्ड स्टेट में आ जाते हैं। द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेट हैड ऑल द राइट। अब जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट था उसको वहाँ पर सारे राइट थे, और उसको जो है टैक्स भी देना नहीं पड़ता था। और जबकि जो थर्ड स्टेट था, जिसमें बेचारे पीजेंट्स थे, किसान थे, वर्कर थे, जो मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, उनको टैक्स देना होता था, और टैक्स जो दिया जाता था उसको यूज़ करते थे फर्स्ट स्टेट के लोग और सेकेंड स्टेट के लोग। तो ये जो व्यवस्था थी, ये बहुत ज़्यादा से जो थर्ड स्टेट था उसका क्या हो रहा था, उसका शोषण हो रहा था। इसीलिए इस एक्सप्लॉयटेशन से, इस शोषण से निजात पाने के लिए ही वहाँ के लोगों ने जो है इस सिस्टम का ख़त्म किया, यानी कि राजा को ओवरथ्रोन किया, राजा को गद्दी से उतार दिया, और वहाँ पर फिर जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज द मोटो ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऑन 17 जून 1789 में थर्ड स्टेट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द नेशनल असेंबली। यहाँ पर जो थर्ड स्टेट था, इसी ने क्या किया, जैसे आम आदमी जब परेशान होता है तो वो क्या करता है, वही जो है फिर राजा के खिलाफ जो है मोर्चा उठाता है। ऐसे ही वहाँ के जो कॉमन लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रेड जो थी, पाव रोटी जो खाई जाती थी, उसके प्राइस जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, और इसीलिए वो जो है जो आम आदमी थे वो पाव रोटी भी खरीद नहीं पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने वहाँ पर एक अपनी जो थर्ड स्टेट था उसने नेशनल असेंबली बनाई, और उसने फिर जो है राइट ऑफ मैन और सिटीजनशिप इन अगस्त 1789 में उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, घोषित कर दिया। अकॉर्डिंग टू इट ऑल मैन आर बोर्न इक्वल एंड फ्री। और इसके अनुसार जो व्यक्ति वहाँ पर पैदा हुआ है वो जन्मजात क्या है, समान है और आज़ाद है। इन 1791 में वहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना, और वो फिर वहाँ प्रभाव में आया, यानी कि उसके अनुरूप वहाँ पर वर्क जो है वो होने लगा, शासन व्यवस्था चलने लगी। इट मार्क द एंड और द एब्सोल्यूट मोनार्की। और यहीं पर वहाँ पर जो है मोनार्कियल जो सिस्टम था उसका अंत हुआ, और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो एक ऐसी वार के रूप में, रेवोल्यूशन के रूप में जाना जाता है, जिसने जो है देश को मोनार्कियल सिस्टम से आज़ादी दिलाई। और वहाँ पर जो है जो सुप्रीम कोर्ट एक्टेड एज ए टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। और वहाँ पर भी जो सुप्रीम कोर्ट था, अब वो जो है एक मेन टर्निंग पॉइंट के रूप में वहाँ पर काम करने लगा था। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के राइट का हनन होता है, किसी व्यक्ति का राइट जो है वो नहीं उसको मिल रहा है, तो वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट में जा कर के अपनी याचिका वह डालता है, और उसके अनुसार जो है उसको न्याय मिलता है। और यही आपका कहाँ पर स्टार्ट हो गया था, ये आपका हो गया था फ्रांस में। ओके स्टूडेंट्स, बाय।